हेलो एवरीवन, एक बार फिर सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के भूगोल सेक्शन से चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं, जिनको हम देखेंगे। टॉपिक वाइज देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले रिसोर्सेस की, संसाधनों की। संसाधन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में ही हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? अगर इसकी परिभाषा लिखने को आए तो हम क्या लिखेंगे? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। आगे पॉइंट देखेंगे हम। संसाधन के प्रकार। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। उनमें से सबसे पहला हमारा पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। पहला पॉइंट क्या हम लिखेंगे? संसाधन का जो वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, और उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं, जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन। दूसरा हमारा होता है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर जो हमारे संसाधन होते हैं, उनमें से पहला है नवीकरण योग्य तथा दूसरा है अनवीकरणीय योग्य। अगला हमारा टाइप्स होता है स्वामित्व के आधार पर। इसमें हमारे कौन कौन से आएंगे? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगला हमारा संसाधन होगा विकास के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ऐसे संसाधन कौन कौन से होंगे? संभावी विकसित भंडार तथा संचित कोष। आगे हम देखेंगे इनके बारे में डिटेल से। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे। इनमें से पहला आता है जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें जीवमंडल से प्राप्त हुए हैं तथा जिनमें जीवन है, उन्हें हम जैव संसाधन कहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं तथा जिनमें जीवन होता है, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, प्राणी जात, जीव जंतु आदि। अगला पॉइंट हम देखेंगे अजैव संसाधन। अगला पॉइंट हमारा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। अजैव संसाधन वे संसाधन हैं, ऐसे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त हुए हैं। किससे प्राप्त हुए हैं? निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। परिभाषा में क्या लिख सकते हैं? वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए हैं, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टानें हैं, धातुएं हैं, ये सब क्या हैं? अजैव संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा हमारा टाइप था संसाधनों का समाप्यता के आधार पर। किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर संसाधन जो हैं कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। पहला हमारा है नवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं।
जैसे हम बात करें, वायु है, जल है, ये कैसे संसाधन हैं? नवीकरणीय संसाधन हैं। इनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं और बार बार उपयोग में लाने पर ये समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा इसके अंतर्गत आता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज क्या होते हैं? खनिज जो होते हैं, जो ज़मीन से हम खोद कर निकालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खनिज अर्थात मिनरल्स। इसके अलावा हम देख सकते जैसे पेट्रोल है, इसमें डीजल है, ये सब क्या है? अनवीकरणीय हैं, क्योंकि इनके जो भंडार हैं वो सीमित हैं और इनका हम उपयोग करते हैं और धीरे धीरे एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन के बाद अब हम आगे देखेंगे। अगला हमारा टाइप था संसाधन का, वो है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखते हैं, इसमें पहला होगा हमारा पर्सनल अर्थात व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन का मतलब है पर्सनल, स्वयं के ऐसे संसाधन जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे हमारी ज़मीन है, घर है, खेत है, बगीचा है, कोई पार्क है, ये सब क्या है? निजी, माने कोई विशेष एक ही व्यक्ति के जो संसाधन होते हैं उस पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन यानी समूह में सामूहिक रूप से सभी के लिए होते हैं। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। जैसे जंगल है, एक सामुदायिक संसाधन है, उसका उपयोग सभी करते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन भी स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण में ही आता है। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों, ऐसे सभी संसाधन क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? तटरेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में रहते हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगला हम पॉइंट देखेंगे, अगला हमारा रिसोर्सेस था, वो है विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे। विकास के आधार पर कौन कौन से संसाधन आते हैं? पहला हमारा है संभावी संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में मौजूद होते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें हम संभावी संसाधन कहते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला हमारा संसाधन आता है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उन्हें हम क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहते हैं। अगला हमारा संसाधन है वो है भंडारित संसाधन। कैसे? भंडारित यानी स्टोर्ड। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मनुष्य की पहुंच से बाहर हैं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? भंडारित संसाधन। अर्थात ऐसे संसाधन अभी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं जिनका हम उपयोग नहीं कर पाए हैं या उनके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है। ऐसे जो संसाधन हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? भंडारित संसाधन कहते हैं।
उन्हें हम भंडारित संसाधन कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा है संचित संसाधन। अगला हमारा है संचित संसाधन। इसको हम देखेंगे। संचित संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग अभी शुरू नहीं किया गया है, उन्हें हम क्या कहेंगे? संचित संसाधन। उन्हें हम क्या कहेंगे? संचित संसाधन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संचित संसाधन। अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास हुआ कैसे है, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला हमारा पॉइंट है मानव अस्तित्व के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया है। मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया है, जिसके कारण निम्नलिखित मुख्य समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो उत्पन्न हुई हैं, उनके बारे में अब हम जानेंगे। देखते हैं। पहला पॉइंट है कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास। संसाधन जो होते हैं समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। संसाधन जो हैं समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों के संसाधन के रूप में, पहला है संसाधन संपन्न, दूसरा है संसाधनहीन। अर्थात जो भी संसाधन हैं उन पर अमीर और गरीब में बंटवारा हो गया है। अगला हमारा पॉइंट है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। जैसे कौन कौन से ऐसे संकट हैं? भूमंडलीय तापन, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? भूमंडलीय तापन, या कह सकते हैं वैश्विक तापन, या क्या हम कह सकते हैं? वैश्विक तापन। अर्थात अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको हम? ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा हमारा कौन सा संकट पैदा हो गया है? ओजोन परत का क्षरण या अवक्षय। अगला हमारा जो संकट है पर्यावरण प्रदूषण, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। और अगला पॉइंट है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण। अगला पॉइंट हम देखेंगे सतत पोषणीय विकास। अब हम बात करेंगे ये जो सतत पोषणीय विकास क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग जिससे न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु आने वाली भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूर्ण होती रहें। जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसकी भी ज़रूरतें पूरी होती रहें, उसे ही हम क्या कहेंगे? सतत पोषणीय विकास। उसे हम क्या कहेंगे? सतत पोषणीय विकास। आशा करते हैं समझ में आया होगा। संसाधनों का ऐसा विवेक पूर्ण उपयोग करना जिससे न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, उसे हम क्या कहेंगे? सतत पोषणीय विकास। आगे देखेंगे एजेंडा 21 क्या है। ये जो हमारा एजेंडा 21 ये क्या है? एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है एजेंडा 21 क्या है। तो देखेंगे एजेंडा 21 क्या है। ये एजेंडा 21 1992 में ब्राज़ील के शहर
रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पास किया, जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। इस एजेंडा 21 के उद्देश्य क्या थे, उनके बारे में देखेंगे। उद्देश्य पूछे जाए तो क्या लिखेंगे? एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था? समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति तथा गरीबी तथा रोगों से निपटना है। अर्थात एजेंडा 21 का मेन उद्देश्य था, विश्व के कई देश एक साथ शामिल हुए। इस सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया और उन सब ने इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोग जताया। अगला पॉइंट देखेंगे हम, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है? नियोजन ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन। अगला पॉइंट हमारा है, भारत में संसाधन नियोजन। पूछा जा सकता है भारत में संसाधनों का नियोजन किस प्रकार किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट देखेंगे, संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट हमारा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। सरकार के द्वारा जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका भी यही प्रमुख लक्ष्य था, संसाधन नियोजन। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो वो कौन कौन से बिंदु हैं उनको देखते हैं। पहला बिंदु है, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बनाना। दूसरा हमारा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे हम? उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। ठीक है। अगला पॉइंट है, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो संसाधनों का संरक्षण भी आवश्यक है। तो किस प्रकार से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, देखते हैं। संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि एवं वनस्पति तथा मृदा का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए जिससे भावी पीढ़ी की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जाए। अगला क्वेश्चन बन सकता है, भू संसाधन क्या है? भू संसाधन के बारे में हम देखेंगे। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है? क्वेश्चन अगर पूछे भूमि कैसा संसाधन है तो हम क्या बताएंगे? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं।
अगला पॉइंट देखेंगे हम। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी तथा योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ ये पॉइंट। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है। भारत में भूमि संसाधन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में भूमि संसाधन के बारे में समझाइए। तो हम भारत में देखते हैं भूमि संसाधन के बारे में। लगभग 43% भूमि मैदान है। कितने प्रतिशत? 43% जो भूभाग है वो मैदानी है, जो कृषि तथा उद्योग के विकास के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। समझ में आया? अगला पॉइंट हमारा है लगभग 30% भूभाग, लगभग 30% भूभाग पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है। कितने भूभाग पर? 30% भूभाग पर क्या है? हमारे पर्वत है, जिससे सदावाहिनी अर्थात बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है तथा पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारे पर्वत हैं ये पर्यटन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं एवं पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कितने प्रतिशत भूभाग पर हैं ये? 30% भूभाग पर। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 30% भूभाग पर क्या हमारे हैं? पर्वत स्थित हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट हमारा है लगभग 27% भाग पठारी क्षेत्र है। कितना हिस्सा हमारा पठारी क्षेत्र है? 27%। पर्वत कितने पर हैं? 30% भूभाग पर पर्वत हैं। पठार क्यों महत्वपूर्ण है? इनसे खनिजों, जीवाश्म ईंधन तथा वनों का अपार संचय कोष मिलता है। यहाँ पर क्या है? वनों का होना, जीवाश्म ईंधन तथा खनिज, ये सब कहाँ हैं? पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये कितने प्रतिशत है? लगभग 27% हिस्सा क्या है? पठारी क्षेत्र के रूप में विद्यमान है। अगला पॉइंट हमारा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है भूमि के उपयोग बताओ। भूमि के उपयोग लिखने को पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भूमि का उपयोग निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं उनको देखेंगे हम। सबसे पहला हमारा पॉइंट है वन। भूमि को कौन कौन निर्धारित करते हैं? वन। पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं? वन। ऐसा स्थान पृथ्वी का वह भूभाग जिस पर अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? पेड़, उसे ही हम क्या कहेंगे? वन। अगला पॉइंट है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, अर्थात ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, इमारतें, सड़क, उद्योग, ये सब आएगा। अगली कौन सी होती है हमारी भूमि? परती भूमि। कैसी भूमि? परती भूमि क्या होती है? वर्तमान परती, जहाँ कृषि एक वर्ष या उससे कम समय खेती ना की गई हो, उसे क्या कहते हैं हम? परती भूमि। ये कृषि योग्य भूमि होती है लेकिन इस पर एक वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, ऐसी भूमि क्या कहलाती है? परती भूमि कहलाती है। अगली प्रकार क्या है हमारा? अन्य परती। अन्य परती, अन्य परती क्या होता है? जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती ना की गई हो, उसे हम क्या कहेंगे? अन्य परती भूमि। अच्छा, परती भूमि में जहाँ पर 1 वर्ष या उससे
कम समय से खेती ना की गई उसे हम प्रतिभूमि कहते हैं। अन्य प्रति क्या होता है, जहाँ पर 1 से 5 वर्ष से खेती ना की गई हो। अगला हमारा पॉइंट है अन्य कृषि योग्य भूमि। अन्य कौन सी कृषि योग्य भूमि है? इनमें स्थायी चारागाह, अन्य गदोचर भूमि, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्षों या अधिक से खाली हो। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार। इनको हम देखेंगे। पहला है पॉइंट हमारा, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, मृदा, जलवायु तथा मानवीय कारक जैसे क्या क्या, जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं आदि शामिल होते हैं। इनमें हम देखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है हमारा, भू निम्नीकरण के कारण क्या हैं? भूमि निम्नीकरण के कौन कौन से कारण हैं? पहला सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो हमारा है खनन। क्या है? खनन क्या होता है? हमारी भूमि के अंदर बहुत से क्या है खनिज विद्यमान हैं, जिनमें से कोयला है, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम आदि तमाम खनिज पाए जाते हैं। इन सबको हम ज़मीन से खोदकर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। और ये भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। दूसरा हमारा पॉइंट है अतिचारण। क्या है? अतिचारण। अतिचारण का मतलब होता है जो क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अतिचारण। अगला पॉइंट है अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई। अगला पॉइंट है हमारा औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण ये भी भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। अगला हमारा कारक है वनोन्मूलन। ये भी भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है, वनोन्मूलन। आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है भूमि संरक्षण के उपाय बताओ। भूमि संरक्षण के उपाय तो कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? पहला हमारा उपाय है वनारोपण। पहला उपाय क्या है? वनारोपण। वनारोपण मतलब अधिक से अधिक क्या करके हम पेड़ लगाएं, जिससे भूमि पर पेड़ों की संख्या बढ़े, जिससे भूमि के संरक्षण को किया जा सके, यानी भूमि संरक्षण किया जा सके। दूसरा हम क्या उपाय कर सकते हैं? पशुचारण नियंत्रण। पशुचारण नियंत्रण। पशुचारण नियंत्रण का मतलब है पशुओं को चरागाह में कम से कम ले जाएं, यानी जितना कम पशुचारण होगा जिससे हमारी भूमि क्या है? सुरक्षित बनी रहेगी। अगला हमारा पॉइंट है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला बनाकर। अगला पॉइंट देखते हैं खनन नियंत्रण, यानी जो भूमि के नीचे हमारे जो आवश्यक खनिज मौजूद हैं उनका अत्यधिक दोहन ना किया जाए, अंधाधुंध उनका उपयोग ना किया जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? भूमि को निम्नीकरण से बचा सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है औद्योगिक जल का परिष्करण। जो भी औद्योगिक जल है, यानी गंदा जल है, शहरों में
उपयोग करने के बाद जो व्यर्थ पानी होता है, जो खराब पानी होता है, सीवर का पानी होता है, इन सबको नदियों में गिराने से पहले, नदियों में छोड़ने से पहले इसका क्या किया जाए, शुद्धिकरण किया जाए। उसके बाद ही इसे नदियों में भेजा जाए, जिससे जो हमारा है भूमि निम्नीकरण कम होगा, भूमि का संरक्षण जिससे हो सकेगा। अगला पॉइंट हमारा है, क्वेश्चन बन सकता है मृदा संसाधन के बारे में बताओ। मृदा संसाधन कौन कौन से हैं? तो देखें, मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का क्या है, प्राकृतिक घर है। मिट्टी क्या है, बहुत से जीवों का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, आगे अगला हम देख सकते हैं पॉइंट, क्या क्वेश्चन बन सकता है, मृदा का निर्माण पूछा जा सकता है। मृदा का निर्माण हुआ कैसे है, इसके बारे में हम जानेंगे। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि मात्र 1 सेंटीमीटर, कितनी, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन कौन से? जैसे कि तापमान, पानी का बहाव, वायु आदि। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। भूमि के निर्माण में ये सभी कारक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है मृदा अर्थात मिट्टी के प्रकार बताओ। मतलब मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो देखते हैं, मुख्य रूप से पहली हमारी मिट्टी है लाल एवं पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मृदा यानी काली मिट्टी, वन मृदा यानी वन मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। मुख्य रूप से इन्हीं मिट्टियों के बारे में हम पढ़ेंगे और इसी से संबंधित हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी हमारी है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। देखते हैं इसके बारे में। भारत में लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 45% भूभाग पर हमारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, इस मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है। क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो हमारी वो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी कैसे बनी है? इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों के द्वारा इसका विकास हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण सर्वाधिक हुआ है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा हुआ है। अगला पॉइंट देखेंगे हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में। रेत, सिल्ट और मृत्तिका यानी ह्यूमरस के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ बांगर एवं नई जलोढ़ खादर। अर्थात जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है 2 प्रकार की होती है। पहली हमारी कौन सी होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, अर्थात इसे हम बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? तो हम बता सकते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर। तो हमारी जो जलोढ़ मिट्टी है 2 प्रकार की होती है। पहली होती है बांगर, दूसरी कौन सी होती है? खादर। बांगर कौन सी मिट्टी होती है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बांगर। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं? खादर। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूँ
आदि फसलें उगाई जाती हैं। इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें मुख्यतः उगाई जाती हैं? गन्ना प्रमुख रूप से, चावल, गेहूँ, इसके अलावा अन्य फसलें भी इस मिट्टी में उगाई जाती हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिट्टी है जो बोर्ड एग्ज़ाम में अवश्य पूछी जाती है, वो मृदा हमारी है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में देखते हैं। इस मिट्टी का रंग काला होता है एवं इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। क्या नाम है? रेगुर मिट्टी भी इसे कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे? काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मिट्टी। इस मिट्टी में टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थित होती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण इसका निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है। काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? आयरन, चूना, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अगला पॉइंट है, इस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। अर्थात कपास की खेती के लिए ये मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। ठीक है, इसलिए इस मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। काली कपासी मिट्टी के नाम से भी इस मिट्टी को जाना जाता है। ये मिट्टी किस किस राज्य में पाई जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में ये मिट्टी पाई जाती है। अगला हमारा पॉइंट है, अगली मिट्टी हम देखेंगे। अगली मिट्टी हमारी है लाल एवं पीली मिट्टी। इसके बारे में देखते हैं। लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीला भी होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। ये मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। अगला पॉइंट है, चूने के इस्तेमाल से इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। इस मिट्टी में अगर हम चूने का उपयोग करेंगे तो इसकी हम उर्वरता शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इस मिट्टी का क्षेत्र देखते हैं कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पाई जाती है मिट्टी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान तथा गारो, खासी एवं जैंतिया की पहाड़ियों पर ये मिट्टी पाई जाती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है। अगली मिट्टी हम पढ़ेंगे। अगली मिट्टी हमारी है लैटराइट मिट्टी। अगली मिट्टी की हम बात करते हैं, वो मिट्टी हमारी है लैटराइट मिट्टी। इस मिट्टी के बारे में देखते हैं। उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण हुआ है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसका निर्माण कहाँ हुआ है? जहाँ जहाँ पर उच्च तापमान होता है तथा सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारी वर्षा से अत्यधिक निस्क्षालन के कारण ये मिट्टी चाय तथा काजू के लिए उपयुक्त होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, ये मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगली मिट्टी है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी देखेंगे? मरुस्थलीय मिट्टी। इस मिट्टी का रंग लाल तथा भूरा होता है, रेतीली होती है तथा लवणीय होती है। अगला पॉइंट, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। अर्थात इसमें जो पानी की मात्रा नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये शुष्क जलवायु और उच्च तापमान यहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए जो इस मिट्टी में जो नमी पाई जाती है उसका वाष्पन बहुत ही जल्दी हो जाता है। अगला पॉइंट है
ह्यूमस तथा नमी की मात्रा बहुत कम होती है, अर्थात ये मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है और नमी बिल्कुल नहीं होती है या ना के बराबर होती है। इस मिट्टी में हम फसलें उगा सकते हैं, इसको उपजाऊ बना सकते हैं। इसके लिए हमें उचित सिंचाई के प्रयोग से हम इस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं और इसमें हम फसलें उगा सकते हैं। आगे हम देखेंगे पहाड़ी पद यानी पीड माउंट जोन। ये क्या होता है? किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पहाड़ी पद। यानी पहाड़ जो होते हैं पहाड़ी, उनके जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? पहाड़ी पद। जैसे जो पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र उसे हम क्या कहते हैं? पहाड़ी पद कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, दक्कन ट्रैप क्या है? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र, इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है। ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, अर्थात काली मिट्टी के बारे में बात की गई है। इसे हम क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप। अगला क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो हमारा है, क्वेश्चन आता है खादर एवं बांगर मिट्टी में क्या अंतर है? तो हम एग्ज़ाम में लिखने के लिए दो पार्ट्स बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे खादर, एक तरफ लिखेंगे बांगर। मैंने अभी पीछे चर्चा की थी, जो खादर मिट्टी होती है ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है, लेकिन जो बांगर होती है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, खादर नई जलोढ़ मिट्टी है, बांगर क्या है? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है। ये जो होती है अधिक बारीक व रेतीली होती है खादर वाली, और जो बांगर होती है इसमें कंकड़ तथा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, जो हमारी खादर मिट्टी होती है बार बार नई होने की संभावना रहती है। ये संभव है, ये हर बार नई होती रहती है। नदियों द्वारा जो बाढ़ आती है और बाढ़ में जो मिट्टी बहकर आती है वो मैदानी भाग में जमा हो जाती है, जिससे ये हर बार नई हो जाती है। लेकिन जो बांगर जलोढ़ मिट्टी होती है ये बार बार नई नहीं होती है। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदान में पाई जाती है। कौन सी? खादर वाली। और जो बांगर है नदी से दूर ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। अगला पॉइंट हमारा है, क्वेश्चन पूछा जाता है मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? मृदा मीन्स क्या होता है? मिट्टी। अपर्दन माने होता है मिट्टी का कटना, कटाव। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन? मृदा अथवा मिट्टी के कटाव, उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। तो हम सीधे शब्दों में क्या कह सकते हैं? मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं? हम मृदा अपर्दन कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मृदा अपर्दन कितने प्रकार का होता है, अर्थात मृदा अपर्दन के क्या कारण हैं? मृदा अपर्दन का पहला मुख्य कारण है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है अंधाधुंध वनों का काटना। जब वनों का कटाव होता है तो वहाँ की जो मिट्टी है वो खुल जाती है, जिससे आसानी से मिट्टी वर्षा होने पर बह जाती है पानी के साथ। दूसरा है अतिपश्चारण, ये भी मृदा अपर्दन का कारण है। अगला पॉइंट है निर्माण तथा खनन की प्रक्रिया। अगला पॉइंट है मृदा अपर्दन का कारण प्राकृतिक तत्व, जैसे पोर्ट यानी पत्तन, हिमनदी तथा जल। अगला क्या कारण है? अगला कारण है हमारा कृषि के गलत तरीके।
जैसे जुताई के तरीके, पहाड़ों पर हमें जुताई नीचे से ऊपर की ओर करनी चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। अगला कारण है पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों में मृदा को उड़ा ले जाना, ये भी एक मृदा अपरदन का प्रकार है। अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मृदा अपरदन का समाधान बताओ। मृदा अपरदन के उपाय, तो उपाय क्या है? जो ढाल वाली भूमि है उस पर हम समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाएं, यानी समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई करने से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा समाधान क्या है? दूसरा समाधान ये है कि ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी नुमा खेती करके, कैसी खेती करना है? सीढ़ी नुमा खेती करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाकर भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला क्या उपाय कर सकते हैं? अगला उपाय है, खेत के चारों तरफ पेड़ों को कतार में लगाकर एक मेखला बनाएं, जिससे हम भूमि को कटने से बचा सकते हैं। अगला हमारा जो उपाय है, वनोरोपण, अर्थात अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम भूमि के अपरदन को रोक सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, उपाय है, अतिपशचारण को नियंत्रित करके भी हम भूमि को कटने से रोक सकते हैं, अर्थात मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ये तो हमारे मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हो गए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अवनलिकाएं क्या होती हैं? अवनलिकाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाती हैं, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। उत्खात भूमि क्या होती है? उत्खात भूमि क्या होती है? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्खात भूमि। उत्खात भूमि क्या है? वह भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? खड्ड भूमि क्या है? ये देख लीजिए, लेकिन इनको एग्जामिनर बहुत कम पूछ सकता है। चंबल बेसिन में इसे खड्ड भूमि कहते हैं। पवन अपरदन क्या है? पवन अपरदन क्या होता है, देख लीजिए। वायु द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्रों से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन या वायु अपरदन कहते हैं। तो हमने आज मृदा अपरदन, जो भूगोल है उससे संबंधित हमारा अध्याय नंबर 1 संसाधन एवं विकास चैप्टर से एग्जाम में पूछे जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।